अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 है। हम डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। हम पहले इसको डिफ़ाइन करते हैं। बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए होती है। हम इस कॉन्सेप्ट को एक डायग्राम से समझते हैं। सपोज़ ये एटम है आपका, ये सेंटर में न्यूक्लियस है और ये इसके शेल्स मौजूद हैं। अब इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है ना फील्ड हैं। सपोज़ इस तरह से ना ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फील्ड हैं। अब मैं एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ। अब इस इलेक्ट्रॉन को ना ये न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसके लिए मुझे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करे। तो इसके लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये एनर्जी को हम नाम देते हैं आयनाइजेशन एनर्जी का। अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो इस आयनाइजेशन एनर्जी को मैं नाम दूंगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सपोज ये निकलने के बाद मैं इस इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव करना चाहता हूँ, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी मुझे अगेन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उस एनर्जी का नाम होगा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि अब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। हम इसको अपडेट भी कर लेते हैं। द एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम। किसी भी एटम से हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है इन 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट। अगर हम उस एलिमेंट जिसका हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, फॉर एग्जांपल सोडियम का रिमूव करना है, तो उसके हमें 1 मोल एटम्स लेने पड़ेंगे। 1 मोल्स का मतलब होता है 6.02 इंटू 10⁻23 इन द गैसियस स्टेट टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैसियस 1+ आयन। और जब हम उस एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे तो उस पर +1 का चार्ज आ जाएगा, इसलिए इसको नाम देते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का। फॉर एग्जांपल आपके पास ये सोडियम का एटम मौजूद है। इस सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव कर दिया, तो उसके लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ी 495 किलो जॉल पर मोल। तो ये हमारी क्या हो गई, आयनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह अगर हम कैल्शियम की बात करें, तो कैल्शियम में भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो Ca+ बन गया, और उसके लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी वो 590 किलो जॉल पर मोल चाहिए होगी। अब आयनाइजेशन एनर्जी को हम शो किससे करते हैं, वो हम शो करते हैं डेल्टा HI। और ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अगर 2 है तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। सिमिलरली अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, हम चाहते हैं उस एटम से हम दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव करें, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। इफ़ अ सेकंड इलेक्ट्रॉन इज़ रिमूव फ्रॉम ईच आयन इन अ मोल ऑफ गैसेस 1+ आयन, कहता है वो जो आयन्स बन गए ना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से, हम मज़ीद उसमें एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं, तो उसका नाम होगा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, और इसको शो करेंगे डेल्टा HI2 से। अगेन यहाँ पे कहता है कैल्शियम की एग्जांपल लेते हैं। पहले हमने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। अब मैं उसमें से एक मज़ीद इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, तो उस पर चार्ज कितना हो गया, +2 का। और उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो 1150 किलो जॉल पर मोल। पहले 590 चाहिए थी और अब कितनी है, 1150, तो एनर्जी और बढ़ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो हमेशा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है। इसी तरह अगर हम तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको नाम देंगे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का। रिमूवल ऑफ अ थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच आयन इन अ मोल ऑफ गैसेस 2+ आयन। अब चार्ज +2 का हो गया, तो उसमें से जब हम थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो कहलाएगी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अगेन यूजिंग कैल्शियम एज एन एग्जाम्पल। अगेन हम कैल्शियम की एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे Ca+2 बन गया था, अब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला तो Ca+3 चार्ज आ गया, और जो एनर्जी मुझे चाहिए होगी वो होगी 4940 किलो जॉल पर मोल, जिसको नाम दिया जाएगा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का। हम कैल्शियम की एग्जांपल को रिवाइज कर लेते हैं। हमने कैल्शियम का एटम लिया था, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया था तो चार्ज आ गया था Ca+, 1+ का। फिर मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव किया तो चार्ज आ गया Ca+2 का। और फिर उसमें से मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन को जब हमने रिमूव किया तो चार्ज आ गया Ca+3 का। और जो एनर्जीज रिलीज़ हुई थी, इसमें रिलीज़ हुई थी 590, फिर रिलीज़ हुई थी 1150, और अब रिलीज़ हुई है 4940। तो अगर आप नोटिस करें, ये थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी उससे कम है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती जाएगी। अब इसकी रीज़न क्या है कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकालना मज़ीद मुश्किल हो जाता है। असल वजह यह है कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, जबकि न्यूक्लियस का चार्ज उतना ही रहता है। तो न्यूक्लियस बाकी इलेक्ट्रॉन्स को फिर मज़ीद फोर्स से खींचना शुरू कर देता है।
तो मज़ीद इलेक्ट्रॉन को निकालना फिर और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब दूसरा निकाल देंगे तो तीसरा निकालना और ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और कम हो गए हैं और न्यूक्लियस अब उनको और ज़्यादा फोर्स से खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन मज़ीद रिमूव करना मुश्किल होता चला जाएगा। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स के आयनाइजेशन एनर्जी की इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का होता है जो न्यूक्लियस है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, उस पर चार्ज कितना है। ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना न्यूक्लियस पर चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही जो न्यूक्लियस है वह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी। मोर डिफ़िकल्ट इज़ द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। फॉर दिस रीज़न आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लिहाजा आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करेगी जैसी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है कि हर इलेक्ट्रॉन को कितना चार्ज मिल रहा है, तो जब हर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ज़्यादा लगेगी तो उतनी ही आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। सेकंड फैक्टर है साइज़ ऑफ एटम और आयन। जो एटम या आयन बना है उसका साइज़ क्या है। इन बिगर एटम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इज़ वीकर। वो एटम्स जिनका साइज़ बड़ा होता है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, क्योंकि वहाँ पे जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है उसका फासला ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम दो एटम्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये पहला एटम है और ये दूसरा एटम है। इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है, इसलिए न्यूक्लियस इसको ज़्यादा फोर्स से खींचेगा। जबकि ये जो एटम है इसका साइज़ बड़ा है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। देयरफॉर द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस एज द साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। लिहाजा अगर एटम का साइज़ बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और अगर एटम का साइज़ कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। थर्ड इम्पोर्टेंट फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट का मतलब है किसी भी एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज हैं, तो इसको हम डिटेल से समझते हैं। पहले अगर आपको याद हो हमने ये डिस्कस किया था कि हर एटम के अंदर ना शेल्स होते हैं। शेल्स में हमने मेन 4 पढ़े थे, के, एल, एम और एन। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि हर शेल में मज़ीद सब शेल्स भी होते हैं और उसमें भी 4 पढ़े थे, एस, पी, डी एंड एफ। अब हर सब शेल के अंदर ना ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे जो एस सब शेल है ना उसके अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल है। अगर हम पी सब शेल की बात करें ना तो पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक है पी एक्स और एक है पी वाई और एक है पी जेड। तो पी सब शेल के टोटल 3 ऑर्बिटल्स हो गए, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। हर ऑर्बिटल में ना मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो पी एक्स में भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी वाई में भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और पी जेड में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो अब ये ऑर्बिटल हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स आने थे वो आ गए हैं। लेकिन अगर मैं इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन कम कर दूँ, पी एक्स में भी एक कर दूँ, पी वाई में भी एक कर दूँ और पी जेड में भी एक कर दूँ, अब इस ऑर्बिटल को मैं नाम दूंगा ये है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, क्योंकि इसके हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जबकि ये जो है ये है कंप्लीट फील्ड, तो इसको मैं लिख दूंगा कंप्लीटली फील्ड, और नीचे वाला है हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो ये पूरा कंसेप्ट बताने का मकसद ये है कि अब हमने आयनाइजेशन एनर्जी को इससे रिलेट करना है। जो तो ऑर्बिटल्स होंगे ना कंप्लीटली फील्ड जैसे ये है या हाफ फील्ड, वो ऑर्बिटल्स ना स्टेबल माने जाते हैं। तो जब ऑर्बिटल स्टेबल होंगे उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। तो कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स में से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अब हम इसको रीड करते हैं। इट इज़ ऑब्जर्व दैट हाफ फील्ड एंड कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल। जो ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली फील्ड है या हाफ फील्ड है जैसे भी हमने देखा है वो स्टेबल होते हैं। देयरफॉर द आयनाइजेशन एनर्जी इज़ हायर व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम फुली फील्ड और हाफ फील्ड सब शेल। लिहाजा इन ऑर्बिटल्स में से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। Noble gases have the highest ionization energies in their respective periods. It is due to highly stable full filled shells. अगर हम नोबल गैसेस की बात करें जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट वाला ग्रुप है ना, तो उनके शेल्स कम्प्लीटली फील्ड होते हैं, लिहाजा उनकी आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होगी। वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे उसने शो भी कर दिया है
एस के अंदर भी 2 पूरे फील्ड है और पी में हमने देखा था 6 आते हैं मैक्सिमम, तो वो भी कम्प्लीटली फील्ड है। लिहाजा नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होती है। सेकंड, उसने एक कंपैरिजन किया है ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन हैज़ लोअर आयनाइजेशन एनर्जी दैन नाइट्रोजन ड्यू टू हार्ड फील्ड सबशेल ऑफ नाइट्रोजन। कहता है जो ऑक्सीजन है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू नाइट्रोजन से कम होती है। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि नाइट्रोजन में अगर हम देखें ना, ये 3 उसके पी ऑर्बिटल्स हैं और हर ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, तो लिहाजा हाफ फील्ड हमने कहा था वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में ये पूरा फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, यानी पूरा ऑर्बिटल ओवरऑल ना तो पूरा फील्ड है ना पूरा हाफ फील्ड है, तो ये कम स्टेबल होगा। लिहाजा इसकी अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी देखें तो वह नाइट्रोजन से कम है। तो इस पूरी डिस्कशन का खुलासा ये निकला कि जब भी ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड होंगे या कम्प्लीटली फील्ड होंगे तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ हमेशा ज़्यादा होंगी। फोर्थ फैक्टर है शील्डिंग इफ़ेक्ट का। शील्डिंग इफ़ेक्ट हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, ये इसके अंदर शेल्स मौजूद हैं, इस तरह ये भी हमारा एक एटम है, इसमें भी शेल्स मौजूद हैं। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करें, सपोज इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। इस शेल में सपोज 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगेन आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो अब न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स यहाँ पे ज़्यादा होगी क्योंकि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके दरमियान आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान आ रहे हैं, तो यहाँ पे न्यूक्लियस की फ़ोर्स कम होगी और यहाँ पे न्यूक्लियस की फ़ोर्स ज़्यादा होगी। इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। जितने इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाले ज़्यादा होंगे उतना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा। जैसे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? ज़्यादा होगा। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? कम होगा। तो शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है। ग्रेटर द शील्डिंग ईजियर इट इज़ टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। तो जितनी शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, जितने दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होंगे, उतना ही जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना आसान हो जाएगा। लार्जर द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर इज़ द शील्डिंग इफेक्ट, देयर फॉर लोअर द आयनाइजेशन एनर्जी। लिहाजा आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज़ कर जाएगी। फिफ्थ फैक्टर है स्पिन पेयर रिपल्जन। स्पिन पेयर रिपल्जन का मतलब है कि ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना उनमें इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो जब वो 2 हम फील करेंगे ना तो हमेशा वो ऑपोजिट स्पिन के साथ होंगे। अगर एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, इसको कहते हैं ऑपोजिट स्पिन। तो कहता है जब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन वाले आते हैं ना तो उनके दरमियान रिपल्जन बढ़ जाती है, और जितनी रिपल्जन बढ़ेगी उतना ही आसान हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना। जबकि वो ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन ही एक है तो उसमें कोई भी रिपल्जन नहीं होगी, लिहाजा उस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर स्पिन पेयर्ड इन द सेम ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन्स स्पिन पेयर्ड होते हैं, उनकी स्पिन ऑपोजिट होती है, द रिपल्जन बिटवीन देम कैन लीड अ स्लाइट लोअर आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर टू रिमूविंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है क्योंकि उसमें रिपल्जन हो रही होती है इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर सेम चार्ज है तो वे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो उनको निकालना आसान हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन एक मौजूद है तो उसको निकालना मुश्किल होगा। दिस इज़ बिकॉज द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस इंक्रीज रिपल्जन मेकिंग इट स्लाइटली ईजियर टू रिमूव वन ऑफ द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हम एग्जाम्पल से इसको डिस्कस करते हैं। मैंगनीज हैज़ 2 स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 4s ऑर्बिटल। अगर हम ये मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसके अंदर जो उसका लास्ट ऑर्बिटल है s, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी दोनों इस तरह से ऑपोजिट स्पिन में मौजूद हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पे रिपल्जन होगी। द आयनाइजेशन एनर्जी टू रिमूव वन ऑफ द दीज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिलेटिवली लोअर ड्यू टू द इंक्रीज रिपल्जन बिटवीन द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जब रिपल्जन होगी तो उनमें इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा, लिहाजा आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी, लिहाजा मैंगनीज के अंदर स्टेबिलिटी कम होती है। सेकंड एग्जांपल उसने दी है क्रोमियम की। इन कंट्रास्ट क्रोमियम हैज़ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 4s ऑर्बिटल। जबकि अगर हम क्रोमियम की बात करें ना तो उसके 4s ऑर्बिटल में तो 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी यहाँ पे किसी भी किस्म की पेयरिंग नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही एक है, तो यहाँ पे रिपल्जन भी नहीं होगी। रिमूविंग वन ऑफ दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स मोर एनर्जी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ स्पिन पेयरिंग रिपल्जन। लिहाजा इस
ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा मुश्किल होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी क्रोमियम के अंदर। अब हम आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखते हैं कि ग्रुप या पीरियड में ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है। तो पहले हम ग्रुप में स्टडी करते हैं। गोइंग डाउन इन द ग्रुप द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज एंड शील्डिंग इफेक्ट। लास्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ा था, उसमें हमने ये देखा था कि ग्रुप के अंदर ना ऊपर से नीचे जाते वक्त एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, यानी एटम का साइज़ बढ़ता है। और अभी हमने देखा है कि जब एटम का साइज़ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज़ करती है। इन ग्रुप वन द आयनाइजेशन एनर्जीज डिक्रीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। जैसे ग्रुप वन में एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब लिथियम सबसे टॉप पर मौजूद है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, और जो सीजियम है ये सबसे एंड पे है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू सबसे कम होगी ग्रुप वन के अंदर। अब हम देखते हैं कि पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू में क्या चेंज आता है। पीरियड में हमने एटॉमिक रेडियस में ये भी बात पढ़ी थी कि लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं ना तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को वो ना ज़्यादा ज़ोर से खींचने लग जाता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जितनी न्यूक्लियस की फोर्स ज़्यादा होगी उतना ही निकालना मुश्किल होगा, लिहाजा आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ग्रुप में पीरियड में इंक्रीज़ करती है। इन मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, जब हम पीरियड में मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन अनचेंज, शेल्स में कोई इजाफा नहीं होता। वाइल द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, जबकि जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो हर इलेक्ट्रॉन पर बढ़ता चला जाता है। देयर फॉर द आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लिहाजा पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। अब आपकी बुक में ना ये ग्राफ उसने प्रोवाइड किया हुआ है आयनाइजेशन एनर्जीज़ का। पहले हमने अभी देखा था कि जो नोबल गैसें हैं, ये लास्ट ग्रुप, इनकी वैल्यूज़ आयनाइजेशन एनर्जी की सबसे ज़्यादा होती हैं। तो अगर आप इस ग्राफ में देखें तो ये टॉप पर मौजूद है, यानी इनकी वैल्यूज़ ज़्यादा हैं। हीलियम, नियोन, आर्गोन, ये तीनों क्या हैं, नोबल गैसेस, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ ऑलरेडी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे उसने मेंशन भी कर दिया द ट्रेंड ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 1 to 3 इज शोन। ये उसने ग्रुप नंबर 1 to 3 यहाँ शो किया। इट शोज़ दैट द नोबल गैसेस हैव द हाईएस्ट वैल्यूज़ ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल इन दैम। जो हमने अभी देखा कि नोबल गैसेस की वैल्यूज़ ज़्यादा है आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि उनके शेल्स क्या हैं, कम्प्लीटली फील्ड है। सो द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, लिहाजा इलेक्ट्रॉन को निकालना काफ़ी मुश्किल है। वेयर एज अल्कली मेटल्स हैव द लोएस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, जबकि जो पहला ग्रुप है ना अल्कली मेटल्स का, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे कम होती है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज़्यादा आसान है। इसलिए अगर आप ग्राफ में देखें ना तो ये नीचे मौजूद है, ये लिथियम है, ये सोडियम है और ये पोटेशियम है, यानी इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू सबसे कम है और नोबल गैसेस की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। टॉपिक के साथ उसने ये एक्सरसाइज मेंशन की है। पहला सवाल है एक्सप्लेन विद द रीजनिंग ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में उससे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1 है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन इज़ लेसर दैन बेरिलियम। कहता है ये जो बोरॉन है, जो कि ये वाला ग्रुप है, और ये बेरिलियम है, ये इस ग्रुप में मौजूद है, इसमें जो बोरॉन होता है ना उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है और बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो आपने इसकी रीज़न बतानी है। अभी जो हमने ट्रेंड पढ़ा है कि पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे बोरॉन की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है और बेरिलियम की वैल्यू ज़्यादा है। इसकी रीज़न हमें पता लगेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के। ये आपके पास बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये है बोरॉन की। अभी हमने फैक्टर्स में ये बात पढ़ी थी कि अगर सेल जो है ना वो कम्प्लीटली फील्ड होगा या हाफ फील्ड होगा तो वो स्टेबल ज़्यादा होगा, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पे बेरिलियम का लास्ट सब शेल देखें तो वो मुकम्मल फील्ड है, उसके आखिरी शेल में 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। जबकि अगर हम बोरॉन को देखें ना तो उसके आखिरी सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ना तो कम्प्लीटली फील्ड है और ना ही ये हाफ फील्ड है। इसका मतलब बेरिलियम की स्टेबिलिटी ज़्यादा तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, बोरॉन की स्टेबिलिटी कम तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम। तो यहाँ पे वैल्यूज़ भी लिखी हुई हैं। बेरिलियम की देखें तो 900 है और बोरॉन की 800 है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलुमिनियम इज़ लोअर दैन मैग्नीशियम। अगेन यहाँ पे भी वही बात है कि जो एलुमिनियम है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है और जो मैग्नीशियम है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है।
जबकि जो हमने ट्रेंड पढ़ा उसके मुताबिक तो एलुमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी मैग्नीशियम की, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। अगेन इसकी भी रीज़न वही है जो ऊपर हमने बोरॉन और बेरिलियम की पढ़ी है। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो मैग्नीशियम के अगेन आखिरी सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं 2, कम्प्लीटली फील्ड है। एलुमिनियम में देखें तो अगेन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो ये ना ही कम्प्लीटली फील्ड है और ना ही ये हाफ फील्ड है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। और वैल्यूज़ भी अगर देखें तो मैग्नीशियम की 738 और एलुमिनियम की 578 है, लिहाजा एलुमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से कम होती है। बी क्वेश्चन है व्हाट ट्रेंड इज़ ऑब्जर्व्ड इन आयनाइजेशन एनर्जी एज यू गो डाउन ग्रुप 3 गिव रीज़न। उसने ग्रुप 3 के बारे में पूछा है कि अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करें तो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या चेंज आएगा। ये आपका ग्रुप नंबर 3 मौजूद है। यहाँ पे पहला एलिमेंट है स्कैंडियम, फिर आता है यट्रियम, फिर 2 एक लेंथिनम और एक एक्टिनम। अब हमने ट्रेंड यही पढ़ा था कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है ना वो डिक्रीज़ होती है, लिहाजा हम यहाँ देख भी लेते हैं स्कैंडियम की ज़्यादा है, उससे कम यट्रियम की है, फिर लेंथिनम की उससे कम है और एक्टिनम की उससे कम, यानी टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। उम्मीद है आपको ये आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।